भोजन संवाद में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। जैसा हम जानते हैं, ये पूरी मानव सभ्यता, पूरा मानव जीवन हमारा संघर्षों का इतिहास है। इसमें युद्ध लड़ाइयाँ चलती रहती हैं। लेकिन जिस तरीके की लड़ाइयाँ 18वीं शताब्दी में हुई, 19वीं शताब्दी में हुई और खास करके प्रथम विश्व युद्ध और उसके बाद द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, उसके बाद सब लोगों ने मिल बैठ के तय किया कि बहुत हो गया, अब अगर लड़ाइयाँ होंगी तो पूरी सृष्टि विनष्ट हो जाएगी और ये पूरी मानवता के ऊपर खतरा आ जाएगा। फल हुआ कि सारे लोगों ने मिलकर के, दुनिया के सारे देशों ने मिलकर के एक ऐसी संस्था की कल्पना की जिसमें बैठ करके हम अपने अगर छोटे मोटे झगड़े हैं तो हम उसको बैठ के सुलझा लिया करें, युद्ध की स्थिति ना आने पाए। और परिणाम ये हुआ कि उसका कुछ उसका सकारात्मक अर्थ भी निकला कि छोटे मोटे समाधान उसमें होते रहे। लेकिन इस भी देखने को मिला कि उसमें कुछ देश विशेष अपनी वर्चस्वता बनाए रखने के लिए, अपनी दबंगई बनाए रखने के लिए, अपना एकाधिकार बनाए रखने के लिए उस संस्था का भी जाने अनजाने दुरुपयोग करते रहे। फल हुआ कि जो गरीब देश हैं, जो छोटे देश हैं, उनके अधिकारों पर अतिक्रमण होता रहा और उस पर मौन साधे रहा। और फल ये रहा कि बार बार यह होता है कि अब हमारा विज्ञान इतना आधुनिक हो चुका है कि अब अगर दुनिया युद्ध की तरफ बढ़ी तो एक दो देशों तक तो मैं तो ठीक है, लेकिन अगर हम विश्व युद्ध के आगोश में गए तो शायद ये धरती ही नहीं बचेगी, फिर हमको लड़ने लायक हम रहेंगे ही नहीं। और फल यह हुआ कि अपना बीच बीच में कई बार ऐसी बातें आई, लेकिन जाकर के संयुक्त राष्ट्र संघ में अब वो कहीं ना कहीं से बातों को उसका समझौता हो जाता है, कर लिया जाता है। लेकिन पिछले दिनों जिस तरीके से फिलिस्तीन के ऊपर हमला हुआ, उसके गाजा पट्टी को लेकर के फिलिस्तीन का एक संगठन विशेष हमास ने जाकर के हमला किया इजराइल में, और वो भी उनकी बात जानीन है अगर उसको बैठ करके, और वो भी समस्या कहीं ना कहीं से संयुक्त राष्ट्र संघ की ही देन है। संयुक्त राष्ट्र संघ उसको निपटाने की कोशिश नहीं कर रहा है। इजराइल के ऊपर हमला किया और इजराइल लगातार जिस तरीके से एक छोटे भूभाग को ध्वस्त करने में, नष्ट करने में, विनष्ट करने में लगा हुआ है। और फल क्या हुआ कि साहब बार बार ये कहा जाता रहा कि इसकी आंच तो अगर कहीं दुनिया के तमाम देशों पर पड़ी तो उसको सल्टाना मुश्किल हो जाएगा, और वही परिणाम हुआ। अंत में क्या हुआ साहब कि इजराइल का मन इतना बढ़ गया कि वो ये दमिश्क में जाकर के और उसने हमला कर दिया, ईरान के दूतावास पर हमला हो गया। तो जाहिर सी बात है, ईरान भी कोई छोटा देश नहीं है, उसकी भी अपनी संप्रभुता है, उसका भी अपना मान है, और वह भी संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य है और सम्मानित सदस्य है। उसने भी, उसके यहाँ से भी जनता का दबाव पड़ा और वो अपना घूम करके आ गया और इजराइल पर एक साथ उसने अटैक कर दिया। अब उस अटैक का परिणाम क्या हुआ क्या नहीं हुआ वो तो अलग की बात है, सब लोग अपने अपने तरह से दावे करते हैं। लेकिन अब वह तनाव इतना बढ़ गया है कि इजराइल की जनता की तरफ से दबाव पड़ रहा है कि आप भी तो दावा करते हो, आप भी तो अमेरिका के चेला हो कि आप घुस करके घर में मारते हैं, तो घुस करके मारो, ईरान के ऊपर चल के मारो। और परिणाम ये हुआ कि अब आज की तारीख में जिस तरीके की सिचुएशन बन रही है कि अगर ये उसके ऊपर जाकर के फिर हमला करता है, या अभी जैसे लेबनान पर हमला कर दिया, सीरिया पर हमला कर दिया, और फिर अगर पलटवार ईरान की तरफ से होता है तो शायद दुनिया दो ध्रुवों में बढ़ जाएगी, क्योंकि फिर अमेरिका की भी अपनी जिम्मेदारी बन जाएगी कि इजराइल की तरफ से खड़ा हो जाएगा, और रूस की जिम्मेदारी बनेगी कि वो ईरान की तरफ से खड़ा हो जाएगा। इसमें पिसे जाते हैं हमारी एशिया के सारे देश, पिसे जाते हैं एशिया की हमारी अर्थव्यवस्था पिसी जाती है। फल ये होता है ये लोग तो अपना युद्ध करके हथियार बेच करके खाली हो जाते हैं, लेकिन हम एशिया के लोग, खास करके एशिया के लोग, मध्य एशिया के लोग, दक्षिण पूर्व एशिया के लोग, दक्षिण एशिया के लोग, ये इसके विभत्स रूप को झेलते हैं। आज हम इसी के ऊपर चर्चा करने जा रहे हैं कि ये जो वर्तमान स्थिति बनी है वो हम कहीं तीसरे विश्व युद्ध की आहट तो नहीं सुनाई पड़ रही है, हम तीसरे विश्व युद्ध के मुहाने पर तो नहीं खड़े हो गए हैं। इस पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ है जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के प्रोफेसर ए के पासा जी। आपका स्वागत करें, अभिनंदन करते हैं। हमारे साथ
फिरोज मीठी बोरवाला साहब जुड़े हुए हैं बम्बई से, भारत बचाओ आंदोलन के। आपका स्वागत करते हैं और भी साथी हमारे साथ आएंगे हमसे फिर। तो हम ये शुरुआत में हम चलना चाहेंगे एक पासा साहब के पास, इस पूरे पृष्ठभूमि को, पूरा घटनाक्रम क्या है और इससे तीसरे विश्व युद्ध की आहट क्या सुनाई पड़ने लगी है, प्रोफेसर पासा। जी, धीरे धीरे हम शायद तीसरे महायुद्ध की तरफ स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से अक्टूबर 7 के बाद हमास का हमला हुआ और उसके 100 गुना ज्यादा इजराइल ने जो जवाब देके पूरे गाजा पट्टी को तहस नहस कर दिया और वहाँ हजारों की 33,000 फलस्तीनियों से ज्यादा जान मार कर और 70,000 से ज्यादा जख्मी जो हुए हैं, औरतें, बच्चे, वो बहुत ही हानिकारक रहा है, जेनोसाइड रहा है। और अमेरिका जो अपने आप को विश्व ऑर्डर का पुलिसमैन समझता है, तो वो ये जेनोसाइड होने दे रहे हैं। और सिक्योरिटी काउंसिल में कई बार उन्होंने वीटो किया इजराइल को सपोर्ट करने की। और ये डबल पॉलिसी जो यूक्रेन में एक तरफ रूस के खिलाफ आवाज उठाते हैं और सैंक्शंस लगाते हैं और पुतिन को क्रिमिनल बोल के वारंट इश्यू करते हैं, और दूसरी तरफ ये जेनोसाइड 6 महीने से ज्यादा चल रहा है। और उसके बाद जिस तरीके से इजराइल लेबनान पे बमबारी कर रहा है दिन रात, और उसके अलावा शाम पे भी, सीरिया में भी, दमश्क के अंदर ईरान के दूतावास को हमला करके रेवोल्यूशनरी गार्ड्स के लीडर्स को मार दिया। और उनकी नजरें सिर्फ लेबनान और शाम की तरफ ही नहीं है, पहले से भी कई सालों से ईरान के ऊपर निगाह है इजराइल की और वहाँ की परमाणु प्रोग्राम पे। और उनको खतरा है कि इजराइल का जो दबदबा है इस क्षेत्र में कि रीजनल सुपर पावर बन के जो इजराइल उभरा है अमेरिका के बलबूते पे, तो उनको डर है कि ईरान इजराइल की सुप्रीमेसी को धीरे धीरे करके चैलेंज कर रहा है, उसकी डिटरेंस पॉलिसी को न्यूट्रलाइज कर रहा है, और अपने साथियों के साथ हिजबुल्लाह से लेके, शाम से लेके, जो मुजाहिदीन इराक में है, हुतीस को लेके, हमास को लेके इजराइल को घेर रहा है और अपनी क्षमता बढ़ा रहा है। तो ये मामला जो है सिर्फ ईरान और इजराइल का नहीं है, ये मामला इजराइल और अमेरिका का जो 79 से रेवोल्यूशन के बाद से जो रेजिम चेंज का एजेंडा है, ये दोनों मिल गए हैं। और इसके साथ साथ रूस और चीन की पॉलिसी भी जो है ईरान के साथ मिली हुई है, क्योंकि रूस शाम को सपोर्ट करता है और चीन ईरान को भरपूर हिमायत दे रहा है। तो ये मान के चलिए कि दो बड़े महाशक्ति चीन और रूस, जो ऑलरेडी अमेरिका के चैलेंज में है, यूरोपियन यूनियन के चैलेंज में है, सैंक्शंस में है, और उनको दबाया जा रहा है, उनको हर तरीके से उनको कमजोर करने की कोशिश की जा रही है। तो ये पूरे मामला जो है पोलराइज हो गया है, यूनाइटेड नेशन से लेके रीजनल सिचुएशन को लेके, ग्लोबल सिचुएशन को लेके। और इसके साथ साथ जब भी तनाव बढ़ता है इस क्षेत्र में, चाहे वो गाजा की पट्टी हो या हूती का हमला हो रेड सी में, इसके प्रभाव होते हुए तेल की कीमतें भी बढ़ गए हैं, जिससे इन्फ्लेशन जो कि ऑलरेडी बहुत ज्यादा है अमेरिका, कनाडा, यूरोप और वेस्टर्न देशों में, वो और बढ़ने की संभावना है, जिससे सिर्फ वेस्टर्न कंट्रीज ही नहीं, भारत भी इसके अंदर प्रभाव में आएगा। क्योंकि जिस तरीके से ये एस्केलेशन हो रहा है, जिस तरीके से ये तनाव बढ़ रहा है इस गाजा से, इजराइल से, वेस्ट बैंक से, लेबनान से, सीरिया से, इराक से, यमन से, अब ईरान से, तो इसमें धीरे धीरे बड़े देश भी शामिल होते जा रहे हैं। और
खतरा ये है कि जहां 90 लाख से ज्यादा भारतीय हैं खाड़ी के देशों में, जहां बिलियंस ऑफ डॉलर्स का ट्रेड और इन्वेस्टमेंट और कई स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट हैं, उस पे भी हमारे हित पे भी प्रभावित होगा और ऑयल की कीमतें पे भी, भारत पे भी असर होगी। तो ये बहुत खतरनाक डेवलपमेंट्स हैं। अगर इजराइल ईरान पे हमला करता है, जवाई हमला या न्यूक्लियर फैसिलिटीज पे अटैक करता है, तो ईरान भी खुलेआम धमकी दी है कि ये 10 गुना हमारा रिटेलिएशन होगा, चाहे वो डायरेक्ट हो या उनके सपोर्टर्स के थ्रू, हिजबुल्लाह या हुतीस या इराक या सीरिया के जरिए होगा। और इसमें धीरे धीरे अगर खतरा बढ़ता गया तो मेरे ख्याल से चीन और रूस भी इसमें एक न एक दिन मुलविस हो जाएंगे। और जो आप कह रहे थे तीसरी विश्व युद्ध, धीरे धीरे हम उसकी तरफ, उसकी दिशा की तरफ हम बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि अगर अमेरिका कहता है कि हम इजराइल के जवाबी हमले को सपोर्ट नहीं करेंगे और उस पर अड़ा रहता है, जो कि मुश्किल है अब इस संदर्भ में, तो अगर इनडायरेक्टली अमेरिका चुप रहता है इजरायली हमला जो ईरान पे होने वाला है, तो जैसा बाइडेन कहते आ रहे हैं गाजा की पट्टी में कि सीजफायर बोल के हर दिन चिल्लाते हैं और नेतन्याहू उनकी बात मानने को तैयार नहीं है। तो अगर इजराइल हमला करता है ईरान पे, तो अमेरिका सीजफायर की तरह वो भी रिस्ट्रेंट या कंट्रोल करने के लिए अगर पुकारता है तो नेतन्याहू मानेगा नहीं शायद। तो इससे और इनडायरेक्ट सिग्नल मिलेगा इजराइल को कि आप जाके जो करना है करिए। तो बहुत खतरा बढ़ता जा रहा है ये दिन ब दिन, ये मेरा मानना है। जी पाशा जी, आप हमारे साथ बने रहिए, हम आपके पास फिर आते हैं। हम चलते हैं भाई जी फिरोज मीठी बोरवाला के पास। फिरोज मीठी बोरवाला जी, ये जो स्थिति है इस समय अमेरिका की, कि अभी अमेरिका अपने दादागिरी, अपनी वर्चस्व को कायम रखने के लिए कुछ भी कर सकता है। और फिलहाल जिस तरीके का संघर्ष बंद शुरू गया है ईरान और इजराइल के बीच में, इसकी चौराहट यहाँ काम नहीं कर रही है। दिक्कत यह है कि ईरान अमेरिका से डरता नहीं है और इजराइल अमेरिका की बात को मानने के लिए तैयार नहीं है। तो ऐसी हालत में कौन सा आप रास्ता देखते हैं आने वाले दिनों में? इजराइल ईरान ने उसके ऊपर हमला किया और इतना भीषण तरीके से हमला किया, अपना जो भी स्वाभाविक था, आप उसके दूतावास पर हमला करेंगे तो हम आपको पैसे छोड़ देंगे। और फिर अगर उसका जवाब इजराइल नहीं देता है तो इजराइल की जनता तो अपने आप को भाई अमेरिका की भी ज्यादा समझती है। तो ऐसी हालत में अगर इजराइल इसके ऊपर हमला कर ही देता है तो तब फिर आप विश्व का सिनारियो क्या देखते हैं, कैसे देखते हैं? क्या ये तीसरे विश्व ये दस्तक देता हुआ दिखाई पड़ रहा है? एक तो पहले ये बता दें कि ये सिलसिला कोई 7 अक्टूबर से शुरू नहीं हुआ है। ज्यादा करके लोग इस पूरी कहानी की शुरुआत 7 अक्टूबर से कर रहे हैं। मिनिमम आपको 106-7 साल पूछे जाना होगा 1917 को, जब अंग्रेजों ने तय कर लिया कि पैलेस्टाइन में एक जूइश होमलैंड बनेगा। ये वर्ल्ड वॉर 1 की डेवलपमेंट है, कोई हॉलोकॉस्ट नहीं हुआ था। और हॉलोकॉस्ट के होने के पहले ही पैलेस्टाइन पे एक जूइश स्टेट बनेगी, यह तय हो चुका था। तो हॉलोकॉस्ट तो बहाना था, और वो भी जो यूरोप में हुआ, हॉलोकॉस्ट हुआ यूरोप में, जिसका गुनाह था उसको सजा भुगतनी पड़ी पैलेस्टाइन के लोगों को। एक तो ये बात। और ऐसे बहुत सारे 7 अक्टूबर इजराइल ने लगातार किए हैं फिलिस्तीनों के साथ। और वेस्टर्न कॉर्पोरेट मीडिया का जो पूरा नैरेटिव है वो 7 अक्टूबर ही चिल्लाते रहता है, या यहाँ की भी गोदी मीडिया वही कर रही है। मगर वो कहानी अभी अलग हो चुकी है, क्योंकि पिछले 6 महीने में इजराइल की जो मूर्खता के कारण, जो लोग बोलते हैं कि ये यहूदी लोग के बहुत विधान होते हैं, बहुत ब्रेन होते हैं उनके, 6 महीने के कारण आज इजराइल दुनिया का सबसे बड़ा परिया कुत्ता हो चुका है और टोटली आइसोलेटेड हो चुका है। इजराइल इंटरनेशनली आइसोलेटेड है और इंटरनली डिवाइडेड है। इजरायली सोसाइटी बहुत ही डिवाइडेड है इंटरनली। बाहर के युद्ध के बावजूद भी वो एक साथ खड़े नहीं हो पा रहे। एक वो बात। दूसरी बात कि जब
इजराइल समझ गया कि अमेरिका उसको रफा में नहीं जाने दे रहा है। हेलो, मेरी आवाज आ रही है ना? हेलो जी, आपकी आवाज आ रही है, बोलिए आप। आपकी आवाज आ रही है। तो जब जी तो जब बात ऐसी हुई कि नरसंहार तो कर दिया, उसमें हमास के कितने लोग मरे वो तो इजराइल भी उसका जवाब नहीं दे पा रहा है। और इजराइल का एजेंडा ही था नरसंहार, जेनोसाइड और पूरा गजा की आबादी को निकालना। मगर आप फिलिस्तीनी लोग को देखे, एक सफेद झंडा नहीं है, वो अपनी जमीन पे डटे पड़े हैं। वहां इजराइल के एयरपोर्ट पे लाइन लगी है लोगों की भागने की। ओके, और जो उसके एजेंडा थे नेतन्याहू के, हमास को खत्म करूंगा और हमारे हॉस्टेजेस को लेकर आऊंगा, दोनों में फेल है। आज के ही इजरायली मीडिया में 4 खबरें हैं कि हम लोग हार चुके हैं, गाजा तक में हार चुके हैं। ओके, सो नाउ द पॉइंट वाज देन, जब वो रफा में नहीं जा पाए, जब अमेरिका ने मना किया, क्योंकि बाइडेन इलेक्शन हार जाएगा। बाइडेन इतना अनपॉपुलर हो गया अपने डेमोक्रेटिक वोटर कि बाइडेन ने इसको कहा कि अब रफा में तो नहीं जाएंगे। अभी वॉर को लंबा करने के लिए नेतन्याहू, अगर जिस दिन वॉर रुक गई, नेतन्याहू सत्ता से निकल जाएगा। वो आज इलेक्शन अगर होता है तो नेतन्याहू की सीटें आधी हो जाएगी, और ये जो कट्टर यहूदी सरकार है उनकी सीटें आधे से कम हो जाएगी। तो नेतन्याहू का ये था कि कहीं ना कहीं से ईरान को ये वॉर में घसीटो। ईरान को वॉर में लाकर इजराइल ने सबसे बड़ी गलती कर ली है, क्योंकि ईरान उस पूरे इलाके का सबसे ताकतवर देश है और रशिया और चीन के साथ उसका बहुत गहरे संबंध है। उसके जो मिसाइल्स है जो खुद बनाता है, बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी है। और अभी इजराइल ने बहुत बड़ी गलती की कि ईरान को आह्वान करके डायरेक्टली युद्ध में लाया है। ईरान ने फर्स्ट फेज में 10 दिन उसने अमेरिका से बात की, सभी अरब देशों से, कि तुम्हारे इलाके से अगर कोई भी इंटरवेंशन हुआ तो अमेरिका के बेस सब जगह उड़ाए जाएंगे। तो अमेरिका के साथ निगोशिएट करके ही इजराइल पे हमला हुआ। और उन्होंने पहले फेज में जो इजराइल की एबेस है और कुछ हवाई अड्डे, वहीं हमला हुआ। इसमें अभी ईरान को समझ में आ चुका है कि जो आयरन डोम सिस्टम है वो कहां से ऑपरेट हो रहा है और उसको किस प्रकार से उसको अभी काउंटर करना है। अभी इजराइल के लिए बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल ये खतरा हो चुका है कि पहली बार ईरान से डायरेक्ट हमला हुआ है। इजराइल ने पहले भी ईरान पे हमला किया, अभी तक ईरान ने हमला नहीं किया था। मतलब बहुत सारे उनके साइंटिस्ट को मार डाला है, आतंकवादी हमले करवाए हैं, बहुत कुछ करवाया है। तो इजराइल के लिए ये एक्सेप्ट करना कि ईरान से एक डायरेक्ट हमला हुआ है और मैं उसको देखते रहूंगा, जहां तक अमेरिका ने बोला कि हम लोगों ने 99% मिसाइल रोक दिए थे, तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है। आज की खबर यह है कि नेतन्याहू अभी अमेरिका से बात कर रहा है कि भाई मुझे हमला करना है तो हम लोग मिलकर कुछ, मतलब तुम्हारी इजाजत से करूंगा। तो अभी ये देखता है कि अमेरिका किस हद तक उसको इजाजत देता है और उसमें रूस, चीन, ईरान मिलकर इसको कैसे भी काउंटर करते हैं। ईरान ने बोल दिया है कि जैसे ही वहां से टेक ऑफ हुआ एयरक्राफ्ट और मिसाइल, मैं ठहरूंगा नहीं, मैं मेरे वहां से अटैक करूंगा। और अभी मेरे पास जो मिसाइल आएंगे, मेरे एक मिसाइल से और 80 मिसाइल निकलते हैं, आयरन डोम सिस्टम आगे रोक भी नहीं पाएगा। तो पॉइंट तीसरे विश्व युद्ध का तो है, मगर उसके साथ जो बड़ी हेडलाइन है कि वेस्ट एशिया अपनी आजादी की आखिरी लड़ाई लड़ रहा है, ये हम लोग भूल रहे हैं। वेस्ट एशिया, मिडिल ईस्ट अपनी आजादी की आखिरी लड़ाई लड़ रहा है, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। फिलिस्तीन जाग उठा है, लेबनान जाग उठा है, सीरिया जाग उठा है, क्योंकि सीरिया में बहुत बड़े पैमाने पे ऑपरेशंस सीरियन गोलान हाइट्स में चल रहे हैं। हिजबुल्लाह तो हाइफा तक आ जाएगा, सीरिया गोलान हाइट्स को लिबरेट करके और भी इजराइल के अंदर आ जाएगा। इराकी मिलिशियाज, यमनी मिलिशियाज, ईरानी आर्मी सब सीरिया में मौजूद है। तो ये तो मैं तो देख रहा हूं कि ये सीरिया इजराइल की अंत की तरफ बढ़ रहे हैं। इजराइल लॉन्ग वॉर नहीं लड़ सकता। इजराइल T20 मैच, वनडे मैच के लायक है। शॉक एंड ऑम वॉर करो, एक लंबी वॉर लड़ने की क्षमता उसमें नहीं है। उसके पास टेक्नोलॉजिकल सुपीरियरिटी है, मगर अभी जब ईरान पिक्चर में आ गया है तो वो टेक्नोलॉजिकल सुपीरियरिटी भी खत्म हो चुकी है। तो जिस दिन इजराइल ने कल परसों तरसों उसने ईरान पे हमला किया, वहां से हिजबुल्लाह, वहां से सीरिया, हूती, इराक सब एक साथ आने वाले हैं। और अगर अमेरिका ने और कोई किस्म का रोल प्ले करने का तय किया तो अमेरिका के जो अड्डे हैं सीरिया और इराक में वो उड़ाए जाएंगे। और वो तो इस बार भी ईरान ने उसको बोल दिया था। ये मत भूलिएगा कि रशिया की एक एडवांस फ्रिगेट
मेडिटेरियन दरिया में इजराइल की कोस्ट पे है, जहां खिंजर मिसाइल उसके पास है। तो एक लेवल पे जो एंटी मिसाइल टेक्नोलॉजी जो रशिया और चीन ने ईरान को दी है, और जो एंटी मिसाइल टेक्नोलॉजी जो अमेरिका ने और फ्रांस और ब्रिटेन ने इजराइल को दी है, ये दो बड़े टेक्नोलॉजीज की भी वॉर है कि किसमें टेक्नोलॉजी इसमें हावी होती है। और अभी जो रशिया के पास जो एडवांस सुपरसोनिक खिंजर मिसाइल है, वो तो अमेरिका भी नहीं रोक पाता। तो पॉइंट बीइंग के 1973 में जब इजराइल मानने के लिए नहीं तैयार था, तो अमेरिका ने इजिप्ट को सपोर्ट करके किसिंजर ने इजराइल की पिटाई करवा दी थी, ताकि इजराइल टेबल पर आके एक अकॉर्ड साइन कर इजिप्ट के साथ और साइना वगैरह दे दे। तो क्या अमेरिका जो अभी अपने पागल कुत्ते को पाल पाल के थक चुका है, क्या वो ईरान से पिटवा देगा और अभी बोलेगा भाई टेबल पे बैठो और सब सॉल्व करो, टू स्टेट सॉल्यूशन के पास बढ़ो? क्योंकि अगर ये वॉर आगे बढ़ा तो जब आप रोज एयरपोर्ट के दृश्य देख रहे हैं कि इजराइल जिसके ज्यादा करके लोगों के पास 2 पासपोर्ट है, डुअल नेशनलिटी के लोग हैं, वो हवाई जहाज पकड़ पकड़ के अपने देश से भाग रहे हैं। नॉर्दर्न इजराइल खाली हो चुका है, सदर्न इजराइल खाली हो चुका है। अभी जो मिडिल इजराइल है वही है लोग। वो जिस दिन उनको समझ में आया कि जिस कारण से इजराइल को बनाया गया था कि जूइश सिक्योरिटी को गारंटी देगा, अगर वो इजराइल जूस को सिक्योरिटी की गारंटी दे पाएगा तो यहाँ क्यों रहे भाई? हम लोग यूरोप, अमेरिका, रशिया जहां जहां से आए भाग जाएंगे। तो नंबर 1 है पैलेस्टाइन की आजादी का सवाल, दूसरा सवाल है पूरे वेस्ट एशिया की आजादी का सवाल, और तीसरी बात है कि ठीक है फिर विश्व युद्ध होगा। और फिर मगर मेरा नहीं मानना है कि अमेरिका ये तीसरा विश्व युद्ध चाहता है। वो कहीं ना कहीं इजराइल को, अपने पागल कुत्ते को अभी समझाएगा, न पिटवा देगा उसको ईरान से। जी फिरोज भाई, हम आपके पास फिर आते हैं, आप बने रहिए। हमारे बीच इस बीच जुड़ चुके हैं दिल्ली से अपने वरिष्ठ पत्रकार मोहम्मद अहमद काजमी साहब। अहमद काजमी साहब, ये माना जा रहा है कि अमेरिका अपना वर्चस्व कायम करने के लिए अपने तमाम गुर्गों के माध्यम से वो पूरे देश में, पूरी दुनिया में अशांति फैलाना चाहता है, क्योंकि अशांति रहेगी तभी उसके हथियार बिकेंगे, और जब उसके हथियार बिकेंगे तभी उसकी अर्थव्यवस्था सुदृढ़ होगी। और उसके साथ एक प्लस पॉइंट यह है कि उसकी जमीन पर लड़ाई नहीं हो पाती है। जिस दिन उसकी धरती पर लड़ाई होना शुरू हो जाए तो उसी दिन हमारे अंदाज से उसका युद्ध के प्रति जो उसका लगाव है, प्रेम है, शायद उसका खत्म हो जाए। लेकिन विश्व युद्ध की स्थिति क्या बनेगी? अब तो सब लोग कह रहे हैं कि विश्व युद्ध होने का मतलब है कि अपना परमाणु युद्ध हो जाना और दुनिया तहस नहस हो जाए। लेकिन एक चीज और भी इस बीच आई है कि हम जानते हैं कि इसराइल इस बीच साइबर के माने में बहुत ज्यादा एडवांस हो चुका है। तो विश्व युद्ध में परमाणु बमों का, परमाणु अस्त्रों का प्रयोग भले थोड़ी देर के लिए रोक दिया जाए, अगर साइबर युद्ध हो जाता है और तो फिर हमारे पास ईरान जैसा देश या जहां कहीं भी हो चाहे, तो आज की तारीख में उसके पास टेक्नोलॉजी है कि पूरा इलेक्ट्रॉनिक सारे उपकरणों को तो 1 मिनट में ध्वस्त कर सकता है। तो ऐसी हालत में जो सिचुएशन सिनारियो बन रहा है, और खास करके ईरान और इजराइल के बीच में बन रहा है, और फिर दुनिया का इक्वेशन जिस तरीके से बन रहा है, तो क्या उसमें ऐसा लग रहा है कि वो क्या तीसरे विश्व युद्ध हमको दस्तक दे रहा है? अहमद काजी, थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे बुलाया अपने कार्यक्रम में। मैं आपको बताऊं कि आपके सवाल में कुछ नैरेटिव में शायद मुझे कमी महसूस हो रही है। वो आप ये समझ रहे हैं कि इजराइल के पास टेक्नोलॉजी ज़्यादा अच्छी है, आप ये समझ रहे हैं कि ईरान के पास साइबर वॉर के लिए इंतज़ाम ज़्यादा अच्छा है, आप ये समझ रहे हैं कि उनके पास साइंसदान ज़्यादा हैं। मैं आपको बताऊं 2011-12 में और उससे पहले भी ईरान इस काबिल हो चुका था कि वो अमेरिका और इजराइल के ड्रोन्स को हैक करके जमीन पर उतार करके उसकी नुमाइश भी लगा सके आज़ादी स्क्वायर पर तेहरान में। इसके अलावा आपको याद होगा सितंबर या जून 2019 में जो अमेरिका का ग्लोबल हॉक, जो सबसे बड़ा महंगा और सबसे बड़ा जो उनका ड्रोन था जिसको ईरान ने गिराया था, उसके बाद उसके मलबे की रिवर्स इंजीनियरिंग करके तेहरान में साइंटिस्ट्स ने यह कह दिया था कि अब के बाद ग्लोबल हॉक दुनिया में कोई कहीं भी मूव करेगा वो हमारी निगरानी में है, हमारी नजर में है। तो और इस वक्त जिस किस्म के हथियार अभी तक डिस्प्ले किए गए हैं, वैसे उससे कहीं ज्यादा हथियार उनके पास हैं। अब मैं आपको एक बात और थोड़ी सी मिसाल के तौर पे बताता हूं। एक तो साइबर वॉर में
ईरान भी बराबर की टक्कर देता रहता है। अगर पूरे साल उनकी खबरों पर नजर रखी जाए तो कई बार ऐसा हुआ है जेरूसलम के सीसीटीवी कैमरे हैक किए हैं ईरान ने या ईरान के सपोर्टर्स ने। उसके अलावा और भी वहां का बिजली का सिस्टम, कभी पेट्रोल सप्लाई का सिस्टम, वो भी हैक किया है। उन्होंने ये बता दिया कि हमारे पास भी दिमाग वाले लोग, समझदार लोग, साइंटिस्ट हैं। मैं और इससे आगे की बात बताता हूं। उनके पास जो हथियार हैं उनमें से ऐसे भी हथियार हैं जो सैटेलाइट की इमेज में नहीं आते, लेकिन जंगलों में, पहाड़ों में, जमीन के अंदर बगैर लॉन्चर के रॉकेट जमीन से निकलेगा और टारगेट की तरफ बढ़ेगा, जो इजराइल के या अमेरिका के किसी भी सेंसर में या किसी भी सैटेलाइट की इमेज में नहीं आएगा। तो ईरान को अब वो समझना बंद करें। देखिए, बुनियादी बात यह है कि ईरान के खिलाफ 1979 से, जब से अमेरिका की पसंद के बरखिलाफ वहां इस्लामिक रिवॉल्यूशन आई, उसके बादशाह को वहां से निकलना पड़ा, उसके बाद लगातार नेगेटिव प्रोपेगेंडा ईरान के साथ रहा है। लेकिन अगर कोई भी ईमानदार आदमी, कोई समझदार आदमी इस पूरे इलाके का विजिट करे, अरब मुल्कों का, और उसके बाद जाए ईरान, तो उसको जमीन आसमान का फर्क नजर आएगा। 45 साल से तकरीबन पाबंदियां होने के बावजूद जो उन्होंने तरक्की की है हर मैदान में, यूनिवर्सिटी में 60% से ज्यादा लड़कियां पढ़ती हैं वहां पर, और आपको रात में बाकायदा विमेन टैक्सी चलाने वाली लेडीज भी आपको नजर आएंगी। ऐसा नहीं लगेगा कि वो जो दुनिया में एक इमेज बनाई गई है कि औरतों को उन्होंने कैद किया हुआ है। तो ये उस नैरेटिव जो हम रेगुलर वेस्टर्न मीडिया से सुनते चले आए हैं, उससे हम नैरेटिव बनाते हैं, उस नैरेटिव का शिकार है आपका भी सवाल। अब मैं आगे चलता हूं, वो ये कि इस वक्त जो उन्होंने, मेरी कल ही तेहरान में बात हुई, एक जर्नलिस्ट से मैंने इंटरव्यू किया जो हिंदुस्तानी जबान भी बोल लेते हैं। उन्होंने कहा कि ये एक तरह का खुला एक ताकत का मुजाहिरा था, डिस्प्ले ऑफ पावर थी जो ये हमला किया गया है। नहीं तो कौन इतना पहले ऐलान करता है, 24 घंटे से 48 घंटे में होगा, ये बात अमेरिका ने भी कह दी। और पहले से उन्होंने जब ड्रोन ईरान से उड़े उस वक्त की वीडियोस बाकायदा जारी कर दी दुनिया को बताने के लिए कि हमने भेज दिए हैं अपने हमले के लिए मिसाइल और ड्रोन। इराक के ऊपर जब वो फ्लाई कर रहे थे उस वक्त की वीडियो भी जारी हुई। तो ये बिल्कुल होशियार करके दुश्मन को, और ये कह करके कि आप अपना बचाव जितना चाहो कर लो, आम लोग अपने अपने घरों में चले जाएं, उसके बावजूद उन्होंने हमला किया। और वो जो 99% मुश्किल ये है और उसूल ये है प्रोपेगेंडे का कि खबर के पहले ही दिन, पहली ही खबर में एक ऐसा नैरेटिव बना दिया जाए कॉमा लगा करके, जिससे कि वो एक एडजेक्टिव लगाओ और बिल्कुल उसको उल्टा करके बता दो। 99% नाकाम होने की बात कह रहे हैं। कल ईरान ने वीडियो जारी की है जिसमें बताया कि हमारी तमाम हाइपरसोनिक मिसाइल सही निशानों पर जाकर के लगी हैं। क्यों इजराइल अपने यहां दुनिया के मीडिया को क्यों नहीं बुला करके दिखाता कि हमारे यहां क्या नुकसान हुआ है? आपको मैं बता दूं कि गाजा में भी खुद इजरायली रिपोर्टर्स को आजादी से रिपोर्ट करने की आजादी नहीं है। हारेट्स अखबार बाकायदा वहां की सुप्रीम कोर्ट में गया था ये शिकायत लेकर के कि साहब हमारे साथ ये डिफेंस मिनिस्ट्री का आदमी जाता है और जहां तक उन्हें दिखाना होता वहां तक दिखाता, उसके अलावा हमें काम नहीं करने देता, हमें आजादी से रिपोर्टिंग करने दो। तो वहां की सुप्रीम कोर्ट ने भी उसकी इजाजत नहीं दी। अभी मैं आपको बताऊं, जंग शुरू होने के बाद तकरीबन 2 महीने के बाद एक खबर आई थी इजरायली मीडिया में ही, जिसमें कहा गया था कि तकरीबन 4,70,000 इजरायली मुल्क छोड़ करके जा चुके हैं, जिनके वापस आने की कोई गारंटी नहीं है। उसके बाद वो स्टैटिस्टिक्स भी आने बंद हो गए। अभी जब हमारी आपकी बात हो रही है, वहां कोई एक त्योहार है जो मैं अभी फौरी तौर पर नाम नहीं ले पा रहा, वो त्योहार है, उसके बहाने लोग वेकेशंस के बहाने पासपोर्ट ले रहे हैं और एयरपोर्ट पहुंच रहे हैं। तो इस तरह के माहौल में अच्छा दूसरी बात जो मैं आपको बताऊं, दूसरी तरफ हमास हो या हिजबुल्लाह हो या जिहाद इस्लामी जिसे फिलिस्तीनी इस्लामिक जिहाद कहा जाता है,
उन लोगों में अगर कोई मरता है तो लोग उनके घर वालों को मुबारकबाद देते हैं शहीद होने की, और यहां फौजी छुट्टी पर जाता है तो डांस करता हुआ जाता है, बिल्कुल ये बताता हुआ कि जान बची तो लाखों पाए, जिसे कहते हैं ना वो बुद्धू घर को आए, तो उस तरह से वो फौजी वापस जाते हैं। और अभी 3-4 दिन पहले की खबर है, इस्माइल हानिया के 3 बेटे, 4 या 5 पोते पोतियों का जब मारे गए, उस खबर को जिस वक्त उन्हें बताया गया दोहा में, जबकि वो एक अस्पताल का दौरा कर रहे थे, उन्हें उनके असिस्टेंट ने कॉरिडोर में अस्पताल की रुक करके बताया कि सही ये खबर आई है। मैंने खुद ये वीडियो देखी, आप लोगों ने भी देखी होगी हो सकता है। उस वीडियो में मुश्किल से 4-5 सेकंड के लिए वो आदमी रुकता है और एक कोई दुआ पढ़ता है कि उनको भगवान शांति दे या जो भी आप कहें, वो करके, और अपने जिस प्रोग्राम से वो निकले थे, फिलिस्तीनी जो जख्मी लोगों का इलाज वहां पर हो रहा है उनको देखने के लिए, उन्होंने अपने असिस्टेंट से कहा कि चलिए आगे आगे बढ़िए, उस अपने प्रोग्राम से आगे बढ़िए। यानी जो आदमी अब, और वो ये कहता है बाद में जब स्टेटमेंट आया कि मेरे बेटे, मेरे पोते, ये जो भी हैं, ये उन 30,000 से ज्यादा कीमती खून नहीं है इनका। दूसरी बात, इजराइल इस वक्त हमारे बेटों को मार करके ये सोचता है कि हम अपनी शर्तों में कमजोर पड़ जाएंगे, वो उसकी गलतफहमी है। तो जहां ये विल पावर हो, मुझे याद आता है 1997 में हिजबुल्लाह के लीडर हसन नसरुल्लाह के बेटे, जब तक साउथ लेबनान में इजरायली फौजें मौजूद थी, उस वक्त हादी नाम का उनका एक नौजवान बेटा मारा गया था। उस जनाजे पर खड़े होकर के उन्होंने ये बात कही, बेटे थैंक यू वेरी मच, मैं अब से पहले किसी शहीद के घर जाता था पुरसे के लिए, अपनी सांत्वना जाहिर करने के लिए, तो मुझे शर्मिंदगी होती थी कि मेरे घर से कोई शहीद नहीं गया। आज तुमने शहीद होकर के मेरी इज्जत बचा ली, मुझे इस ह्यूमिलिएशन से बचा लिया। इस नजरिए और दूसरे उस नजरिए के बीच में जो फौजी छुट्टी लेके जाता है और वो खुश होता है, डांस करता है, इन दोनों के बीच में क्या कोई बराबरी हो सकती है? ये दुनिया को समझने की जरूरत है। मुश्किल ये रही है कि ईरान पर नेगेटिव प्रोपेगेंडे का पर्दा डाले रखा है 45 साल तक। अब ईरान को जिस शक्ल में अब दुनिया देख रही है, अब अंदाज हो रहा है कि आखिर ईरान ने कितनी तरक्की कर ली है। अगर कंपेयर किया जाए ईस्टर्न यूरोप से लेकर के इंडिया तक और आगे बढ़ तक भी इस 45 साल में जितनी उसने तरक्की की है, हर मैदान में उतनी तरक्की किसी मुल्क ने नहीं की है। हमारे यहाँ भारत ने भी नहीं की है, मैं यकीन से कह सकता हूं। ईमानदारी से आंकड़ों पर नजर रखें और समझें आजाद रहने का मजा क्या है और किसी का गुलाम रहने का मजा क्या है। ये जो अरब मुल्क हैं जहां इजराइल के हक में वहां की सरकारें हैं, वहां की अवाम इजरायली प्रोडक्ट्स का बायकॉट कर रही हैं, वहां ऐसे ऐसे बिलबोर्ड लगे हुए नजर आ रहे हैं जिसमें लिखा हुआ है कि क्या आज आपने एक फिलिस्तीनी का कत्ल किया, यानी अगर आपने इजरायली प्रोडक्ट खरीदी तो आपने इजरायली के फिलिस्तीनी के कत्ल में हिस्सेदार आप बने। वहां इस इमोशन के साथ इजराइल के खिलाफ लोग खड़े हुए हैं। हुकूमतों का रास्ता अमेरिका का दिखाया हुआ है, लेकिन अवाम उनके साथ खड़े हुए हैं। यहां भी तब्दीलियां आ सकती हैं इस जंग के आखिर तक। चीजें ऑब्जेक्टिविटी के साथ अगर देखी जाएं, वो चश्मा ना लगाया जाए कि अमेरिकन और वेस्टर्न मीडिया जो कह रहा है हमारा तो दिल चाहता हम उसी पर यकीन करें, तो ठीक है यकीन करें, ऐसे ही सरप्राइजेस के लिए तैयार रहें। मैं समझता हूं इसके आगे अगर कोई और सवाल होगा तो मैं बात करूंगा। जी ठीक, काजमी साहब आपको चूंकि निकलना है इसलिए जिज्ञासा है कि आपसे एक और चीज जाने लिया जाए। देखिए अमेरिका की तो स्थिति जी मैं अभी कंफर्टेबल हूं, मैं दूसरों को भी सुनना चाहूंगा, मैंने अपनी रिकॉर्डिंग कर ली है। अच्छा तो फिर एक बार फिर चले गए अपने प्रोफेसर पासा के पास कि एक तो जंग लड़ी जा रही है मैदान में गोलों से, बारूद से, और उसमें जनता तबाह हो रही है, और एक जगह अमेरिका अपने यहाँ बैठ करके डिप्लोमेटिक लड़ाई लड़ता है
वो डिप्लोमेटिक लड़ाई में यूएनओ के अंदर वो अपनी एक्सरसाइज करेगा, जहां वो अपना वर्चस्व बना रखा है, अपना बिला करके लोगों को अपना बैठा करके खाली झो करता है और वहां से समाधान निकालने की कोशिश करता है। और अभी बात हो रही है कि G7 देशों को भी अभी बुला के बैठाएंगे और इस समस्या का समाधान निकालेंगे। तो इन स्थितियों में जहां एक बार सीधे सीधे आमने सामने ईरान और इसराइल खड़ा हो गया है और एक दूसरे के जान के प्यासे हो गए हैं, एक दूसरे के ऊपर भयंकर ये प्रहार कर रहे हैं, वहां ये तो अब आप इस लड़ाई को किस ओर जाते हुए देख रहे थे प्रोफेसर पासा? से ये पता चलता है कि वो असल में जो रूट कॉज है उसको मानने से वो तैयार नहीं है, वो एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है कि फलस्तीनियों का हक है एक इंडिपेंडेंट स्टेट के लिए, और वो मना करते आ रहे हैं। पूरे यूनाइटेड नेशंस में 155 देश हर एक रेजोल्यूशन को सपोर्ट करते हैं जनरल असेंबली में, और मेजॉरिटी सिक्योरिटी काउंसिल में भी सपोर्ट करने के लिए तैयार है। लेकिन अमेरिका जो है ग्राउंड रियलिटी को एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है। वो इसलिए कि अमेरिका की अंदरूनी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में ज्यूइश लॉबी इतना अपना असर और रसूख बढ़ा चुकी है कि हर एक नुमाइंदा वहां जो इलेक्शन लड़ता है, चाहे वो रिपब्लिकन पार्टी या डेमोक्रेटिक पार्टी का हो, वो ज्यूइश लॉबी जो आईपैक के नाम से जानी जाती है, वो हजारों के डॉलर देते हैं, मिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च करते हैं उनको नुमाइंदे बनाने में, चाहे हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव हो या सेनेट हो या गवर्नर हो या दूसरे इलेक्शन में है। तो यहूदियों का इतना दबदबा है अमेरिका के इंटरनल सिस्टम में, चाहे वो इलेक्शन प्रोसेस में हो या बैंकिंग में हो या इंश्योरेंस में हो या एकेडमिक्स में हो या मीडिया में हो या स्टॉक मार्केट में हो, वो इतना अंदर गहराई के पहुंच गए हैं कि वो वहां के रिप्रेजेंटेटिव्स कुछ रियलिटी को मानने को तैयार नहीं है। तो ये रिफ्लेक्शन बाइडेन और व्हाइट हाउस और स्टेट डिपार्टमेंट और पेंटागन में भी यही रिफ्लेक्शन होता है कि G7 या G20 या जो भी उनके ग्रुपिंग है, उसमें जो भी लोग, चाहे वो भारत हो या चीन हो या साउथ अफ्रीका, ब्राजील हो या उन्हीं के दोस्त हो फ्रांस और दूसरे स्पेन और अन्य देश आयरलैंड हो, उनकी बात मानने को तैयार नहीं है। ये सच्चाई है। ये पूरी दुनिया में जो मुजाहरे हो रहे हैं, लंदन से लेके अमेरिका के अंदर खुद और दूसरे अन्य देशों में जो मुजाहरे हो रहे हैं इजराइल के खिलाफ और अमेरिका के खिलाफ, ये जैसा 2003 में जब अमेरिका ने हमला किया इराक पे, तभी भी मुजाहरे हुए, बल्कि इसको नजरअंदाज कर रहे हैं कि ये लोग लेफ्टिस्ट हैं, कम्युनिस्ट हैं, और ये जो है सोवियत यूनियन के पहले सपोर्ट करते थे, रशिया के हैं और चीन के सपोर्टर्स हैं बोल के इनको इग्नोर किया जाता है, इनको अंडर एस्टिमेट किया जाता है। तो चाहे जितना भी अपना डिप्लोमेटिक क्लाउट इस्तेमाल करे, अमेरिका धीरे धीरे आइसोलेट होता जा रहा है इजराइल के सपोर्ट में और गाजा की जेनोसाइड में, और एक तरफा पॉलिसी से जो है यूनाइटेड नेशंस में इवन यूरोपियन यूनियन मेंबर्स अमेरिका को सपोर्ट करने के लिए तैयार नहीं है। ग्लोबल साउथ को तो दूर रहने दीजिए। तो डिप्लोमेटिकली ऑल्सो अमेरिका इज गेटिंग आइसोलेटेड एंड इट इज फार अवे। और जो रशिया, चीन और OIC और NAM और ब्रिक्स और दूसरे अन्य गुट जो बार बार रिमाइंड करते आ रहे हैं कि एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस होना चाहिए जिसमें फलस्तीन का मुद्दा खुल के डिस्कस करके वो 2 स्टेट सोल्यूशन जो भी है उसको अपनाना चाहिए। देखिए 2 दिन पहले यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में ये फलस्तीन को इंडिपेंडेंट स्टेट के तहत स्टेटस देने का मुद्दा आया था, उसमें अमेरिका ने डायरेक्टली अपोज किया है और उनके इंटरनल एक्ट्स और रेगुलेशंस ये मान के चल रहे हैं कि अगर अमेरिका सपोर्ट करता है फिलिस्तीन देश को तो यूनाइटेड नेशंस को फंडिंग बंद कर देंगे बोल के।
तो ये हर एक स्टेट में, चाहे टेक्सास में हो या दूसरे 50 स्टेट्स जो हैं, वहाँ पेंशन जो बूढ़ों को मिलती है उसमें भी ये क्लॉज लगाया गया है कि अगर आप इसराइल के खिलाफ मुजाहरे में शामिल होंगे, डेमोन्स्ट्रेशन में पार्टिसिपेट करेंगे, तो आपकी पेंशन रोक दी जाएगी, आपके नौकरी जाएगी अगर इसराइल के खिलाफ आवाज उठाएंगे तो इतनी गहराई से जो है ये यहूदी अपना असर और रसूख अमेरिका के इंटरनल पॉलिटिक्स में जकड़ के रखे हैं कि वो जो ग्लोबल रिस्पॉन्सिबिलिटी अमेरिका की है उससे हटते जा रहे हैं और नाइंसाफी की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, जिससे अमेरिका अपनी असर और रसूख खोता जा रहा है, आइसोलेट होता जा रहा है। चाहे G7 हो या दूसरे मल्टीलैटरल्स हो, इसमें कोई शक नहीं है कि इसका कोई असर और रसूख आगे चल के नहीं होगा, क्योंकि इजराइल के सपोर्ट में वो सब अलग थलग होते जा रहे हैं। जी प्रोफेसर राज साहब, हम एक बार फिर अब चलेंगे मिठी बोरवाला साहब के पास। मिठी बोरवाला जी, जिस तरीके का इक्वेशन बन रहा है और एशिया खास करके समरभूमि बनता चला जा रहा है, उसमें एशिया के जो दो तेजी से उभरते हुए देश है, चीन है और भारत है, इस पूरे स्थिति का उसके ऊपर क्या असर पड़ेगा? जबकि चीन का स्वाभाविक मित्र तो ईरान है और भारत में फिलहाल जो सत्ता है वो कहीं ना कहीं जाने अनजाने इजराइल को अपना आदर्श मानने में लगी हुई है। तो ऐसी हालत में भारत और चीन की अर्थव्यवस्था पर और विश्व सिनेरियो पर इसका क्या असर पड़ेगा जो अगर ऐसा युद्ध आगे बढ़ता है तो? अनम्यूट कर लीजिए फिरोज साहब जी। 7 अक्टूबर को तो मोदी जी ने ट्वीट कर दिया था, इजराइल के साथ पे हूं, मैं आतंकवाद के खिलाफ हूं। मगर 14 अप्रैल को अम्बेडकर जयंती के दिन जब ईरान ने हमला किया और रिटेलिएशन किया, जवाब दिया इजराइल को, तो मोदी जी चुप बैठे। तो फॉरेन मिनिस्ट्री ने समझा दिया होगा कि ऐसा मत करो, क्योंकि हम लोग ग्लोबल साउथ में आइसोलेट होते जा रहे हैं। ब्रिक्स के जो 5 देश है, इसमें साउथ अफ्रीका का रोल देखिए, जिन्होंने केस किया इंटरनेशनल कोर्ट में। रशिया का रोल देखिए, जो पैलेस्टाइन में हमास और सबको उसने मॉस्को बुलाया है। चीन ने भी कहा कि इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट होनी चाहिए पैलेस्टाइन पे। ब्राजील ने तो ये नरसंहार को हॉलोकॉस्ट बोल दिया है। ठीक है, 5 ब्रिक्स फाउंडर्स में से सिर्फ मोदी जी चुप बैठे हैं, सिर्फ हमारा देश चुप बैठा है। चुप बैठा तो थोड़ी समझदारी की बात है, बोलता तो बहुत नुकसान होता था। दूसरे के जो ब्रिक्स है वो नॉन अलाइंड मूवमेंट का एक नया स्वरूप है, जो दुनिया के जो ग्लोबल साउथ के जो देश है, जिसको रशिया ग्लोबल मेजॉरिटी बोलता है, क्योंकि रशिया उत्तरी में आता है। तो जो ग्लोबल मेजॉरिटी है, जिसमें ब्रिक्स का फॉर्मेशन है, नॉन अलाइंड मूवमेंट है, OIC है, शांघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है, साउथ अमेरिका की जो पूरी फॉर्मेशन है, अफ्रीका के देश है, वो सब पैलेस्टाइन के साथ है। और अभी तो ब्रिटेन और फ्रांस में भी प्रॉब्लम हो चुका है चालू, कि वो डायरेक्टली अभी अमेरिका के साथ वोटिंग करने के लिए वो भी थोड़े कतरा रहे हैं। तो बात आती है अभी अमेरिका पे, और बाइडेन संकट में आ चुका है। नहीं तो बाइडेन नेतन्याहू के कारण वो इलेक्शन हार जाएगा नवंबर में। तो ये 2024 का साल डेमोक्रेटिक पार्टी के लिए, जो वहां की जो यहूदी लॉबी बहुत ही स्ट्रॉन्ग लॉबी है डेमोक्रेटिक पार्टी में, मगर क्या वो यहूदी लॉबी, डेमोक्रेटिक यहूदी लॉबी सत्ता खोने के लिए तैयार है क्या नेतन्याहू के लिए? तो एक कोशिश है कि नेतन्याहू का ही सत्ता परिवर्तन करवाया जाए और नेतन्याहू को बाहर निकाला जाए और ऐसा कोई लीडर इजराइल में बिठाया जाए जो पॉलिटिकल सोल्यूशन की तरफ बढ़े। एक तो वो बात है। तो उसमें पॉइंट ये है कि जहां तक चीन है, रूस है और ईरान है, ये 3 राष्ट्र है जिसके ऊपर दुनिया का काया पलट रहा है। नेहरू की पॉलिसी होती है तो आज हम लोग वहां खड़े होते हैं। ये मोदी की पॉलिसी है तो आज वो चुप बैठा है, क्योंकि पिछली बार तो उसने पूरा मैसी कर दिया था। ओके, और ये भी आप देखिए कि 2016 से भारत जब 2 राष्ट्र की बात करता है तो ईस्ट जेरूसलम की बात नहीं करता है। मोदी जी की सरकार 2 स्टेट्स विद ईस्ट जेरूसलम एज द कैपिटल ऑफ पैलेस्टाइन नहीं बोल रहा है। और अभी जो मॉरिशस या मालदीव्स की भी जो एक मिनिस्टर ने विरोध किया था मोदी का, तभी उसने बोला था कि मोदी तो इजराइल का पिट्टू है, जो पूरा एक बॉयकॉट मूवमेंट चल रहा था। पॉइंट इज कि इंडिया की इमेज पूरे विश्व में
बहुत ही नीचे जा चुकी है, चाहे ये लोग कोई भी बोले, कि भारत जाके एक कॉलोनियल पावर के साथ साम्राज्यवादी ताकतों के साथ खड़ा हो चुका है। क्योंकि आज पैलेस्टाइन एक टेस्ट है, ये दुनिया दो हिस्सों में बढ़ चुकी है, या पैलेस्टाइन के साथ हो या इजराइल और अमेरिका के साथ हो, या साम्राज्यवाद के साथ हो या आजादी के साथ हो। तो मोदी जी की सरकार साम्राज्यवाद के साथ खड़ी है, इसलिए आज हमारा विश्व की जो हमारी इमेज है वो, क्योंकि हम लोग जाते रहते अलग अलग देशों में, तुमको पता है कि पहले जब हम लोग जाते कि लिबरल डेमोक्रेसी, गांधी, नेहरू, इंदिरा गांधी, वो एक पूरी परंपरा थी, नॉन मूवमेंट की परंपरा थी। आज जो ये कर रहा है, एक बनियागिरी का देश बन चुका, अडानी अंबानी वाला देश है, जहाँ से पैसे मिलो लूटो और पैसे कमाओ। वरना वो वाला एक भारत की जो एक इंटेलेक्चुअल इमेज थी और एक स्वाधीनता आंदोलन की हमारी जो बड़ी इमेज थी गांधी जी, नेहरू वाली, वो इमेज खत्म हो चुकी। मेरा आखिर में इतना ही बोलना है कि मैं मानता हूँ, नंबर 1, पैलेस्टाइन की आजादी बहुत नजदीक है। मैंने 2028 की बात मैंने नहीं की थी, इजराइल अखबार में आ चुका था कि देयर इज एन 80-year कर्स, जो इजराइल की जो दो पहले किंगडम रही थी 2 बार, वो 80 साल के पार जा चुकी। तो इजराइल के अंदर ये चर्चा है कि हम लोग 2028 के पार जाएंगे कि नहीं। ओके, मुझे अभी 2028 बहुत करीब दिख रहा है, उसकी संभावना बहुत, मुझे तो 100% दिख रहा है। दूसरी बात है कि ये फिलिस्तीन की आजादी का सवाल वेस्ट एशिया की आजादी के साथ सवाल जुड़ा है, और फिलिस्तीन की आजादी का सवाल अमेरिका की आजादी के साथ भी जुड़ा है। क्योंकि बाइडेन के कैबिनेट में 70% यहूदी लॉबी के लोग हैं, जिसको मैं जूडियो नाजीज बोलता हूँ, और ये जूडियो नाजी का टर्म एक यहूदी ने दिया है। ओके, पॉइंट इज, पैलेस्टाइन की आजादी होना का मतलब है कि जहां जहां भी यहूदी लॉबी है वो अपने आप में गिरने लगेगी, और वो ऑलरेडी शुरुआत हो चुकी है। तो फिलिस्तीन की आजादी में वेस्ट एशिया की आजादी, यूरोप की आजादी, अमेरिका की आजादी, पूरे विश्व की आजादी जुड़ी है। और इसमें एक क्रिश्चियन कॉन्टेक्स्ट में बात करना चाहूंगा कि जैसे जीसस क्राइस्ट का क्रूसिफिक्शन और रेजरेक्शन हुआ, क्योंकि जीसस क्राइस्ट भी पैलेस्टाइन के, वैसे ही इनका प्रोसिक्यूशन और क्रूसिफिक्शन हुआ है पैलेस्टाइंस का, उनका भी रेजरेक्शन होगा, और उनके रेजरेक्शन में दुनिया का सैल्वेशन है। आप समझ लीजिए मैं क्या बोल रहा हूँ। फिलिस्तीन की आजादी में पूरी दुनिया की आजादी का मुद्दा बना है, इसलिए ये दूर नहीं है। धन्यवाद जी सर, थैंक यू। अब एक बार फिर चलेंगे अपने मोहम्मद अहमद काजमी साहब के पास। अहमद काजमी साहब, शुरुआती दिनों में हमारे देश में भी हमारे चुनावों पर विदेश नीति का भी बहुत असर पड़ता था, और हम दम्भ के साथ कहते थे कि 2 ध्रुवों में दुनिया बटी हुई है, उसमें से एक तीसरी दुनिया हमारी भी है, जिसमें 197 देशों का हम प्रतिनिधित्व करते हैं और अपना गुट निरपेक्ष आंदोलन है, और उसका नेता हमारा प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू है। नेहरू नासिक टीटो है। लेकिन आज की तारीख में जब हम इतना वो ज्यादा उलझ चुके हैं और विकसित हो चुके हैं, लेकिन आज हमारे यहाँ चुनावों में विदेश नीति पर कहीं कोई चर्चा नहीं होती है। विदेश नीति के लिए एक हमारा ब्यूरोक्रेट रख दिया जाता है। इसका मतलब है कि विदेश नीति कोई बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। और जिस तरीके का नरेशन देश में चल रहा है कि फिलिस्तीन चूंकि मुस्लिम देश है, तो मुस्लिम तो ऐसे ही है, अब 80% लोगों को हमें अपने तरफ करना है, 20% चाहे हमारे पास आए चाहे ना आए, और ये चीज दिखाई पड़ता है। इतना बड़ा दुनिया में हलचल मची हुई है, और उसका हमारे भी अर्थव्यवस्था पर सीधा सीधा असर पड़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है, या आने वाले देशों में भयंकर पड़ेगा। उसके बावजूद भी हमारे यहाँ चुनाव अभी होने वाला है, हो रहा है, और उसमें विदेश नीति एकदम से गायब है। आप इसको किस तरीके से देखते हैं? देखिए, अब मुश्किल ये है कि जो मीडिया है, जिसे आमतौर पर पहले मेन स्ट्रीम मीडिया कहा जाता था, बड़ी इज्जत से कहा जाता था, अब उसे गोदी मीडिया कहा जाता है। और जब गोदी मीडिया किसी कुछ पूंजीवादियों के गोद में हो, तो उससे कोई उम्मीद ये की जाए कि वो ईमानदारी से पत्रकारिता करेंगे, ये मेरे ख्याल से हम खुद बहुत बड़ी गलती करते हैं अगर ऐसा हम उम्मीद करें। और इसके साथ ये बात कहने के बाद अब रही बात फॉरेन पॉलिसी पर, बात नहीं हो रही। ये जो फॉरेन पॉलिसी है वो इसमें इतना दोगलापन है, बल्कि अगर पर्दे के पीछे तक जाके देखा जाए तो बिल्कुल एक ही है सब कुछ। दोगलापन में सिर्फ नाम के तौर पर कह रहा हूं, मिसाल के तौर पर मोदी जी को सऊदी अरब बहुत बड़ा सिविलियन अवार्ड देता है,
यूएई में जाकर के एक मंदिर का निर्माण करते हैं मोदी जी। लेकिन ये लोग भूल जाते हैं, सिर्फ इतना याद रखते हैं कि वो मुसलमान हैं, लेकिन ये भूल जाते हैं कि वो अमेरिका और इजराइल के लॉबी के मुल्क हैं। ये ईरान नहीं है। तो ये एक कनेक्ट करता है, ये ट्रायंगल है बहुत आसानी से समझने के लिए। इजराइल, जायनिज्म, वहाबीइज्म सऊदी अरब का, अब मैं उसको मुसलमानों का जायनिज्म कहता हूं, और चूंकि वो दूसरों से सब अपने आप को सुप्रीम मानता है। उसके बाद हमारा ये आरएसएस, बीजेपी और इसी तरह से कुछ मुस्लिम संगठन जिनकी फंडिंग डायरेक्ट या इनडायरेक्ट तरीके से सऊदी अरब के जरिए से होती है, वो उसी प्रोजेक्ट पर काम करते हैं जो सऊदी अरब और इजराइल का प्रोजेक्ट है। इसलिए आज आप देखेंगे कि देवबंद से और जमीयत उलमा हिंद से कहीं कोई आवाज नहीं आ रही फिलिस्तीन के हक में, चूंकि वो दूसरे खेमे में बैठे हुए हैं। तो ये ट्रायंगल समझना बहुत जरूरी है। अब उस ट्रायंगल में भारत जो है वो पूंजीवाद जो जायनिज्म से चल करके अरब मुल्कों से होते हुए यहां तक है, तो उस नेटवर्क का हिस्सा है। अब जब हम कह देते हैं कि वो मुस्लिम मुल्क हैं, तो ये बिल्कुल ऐसा ही बड़ा झूठ है जैसे यासर अराफात को कहा जाता था कि वो फिलिस्तीन के नुमाइंदे हैं, जिन्होंने कैंप डेविड करके इजराइल को बाकायदा लेजिटिमेट पोजीशन दी। उसके बाद महमूद अब्बास को ये समझ लिया जाता है कि वो फिलिस्तीन के नुमाइंदे हैं, जबकि वो बैठे हुए हैं रामल्ला में और इजरायली सिक्योरिटी में हैं। उनकी इजाजत के बगैर वो मूव नहीं कर सकते। ये पूरी दुनिया में एक बड़ा झूठ चल रहा है पिछले 80 साल से, 75 साल से, कि जो इजराइल की पसंद के फिलिस्तीनी लीडर हैं, जिनको बातचीत की मेज पर फोटो खींचने के लिए रखा गया है, पीस ट्रीटी के नाम से, पीस की अमन बातचीत के नाम पर, दिखावे के तौर पर, ताकि इजराइल को अमन पसंद मुल्क के तौर पर दुनिया के सामने रखा जा सके। उन इजराइल के पसंद के लोगों के साथ दुनिया के लीडर्स फोटो खिंचवा करके अपने यहां ये पब्लिसिटी करते हैं कि हम तो फिलिस्तीन के साथ में हैं। हमारा देश भी जब फिलिस्तीन के साथ में भी रहा, वो कभी क्या उन आजादी चाहने वालों के साथ रहा या इजराइल के साथ जो है वो मांडवाली करने वालों के साथ रहा? यह भी एक बड़ा सवाल है पूरी दुनिया के लोगों का। अब महमूद अब्बास की हालत यह है कि उसका फिलिस्तीनी अथॉरिटी का इजराइल के साथ सिक्योरिटी एग्रीमेंट है, फंडिंग भी उन्हीं के यहां से आती है, और ये जिहाद इस्लामी और हमास जैसे लोगों को गिरफ्तार कर करके इजराइल की पुलिस को देते रहे हैं। तो ये तो उनका पुलिस स्टेशन है। अब इस पुलिस स्टेशन के दरोगा को हम फिलिस्तीन का नुमाइंदा दुनिया के तौर पर दुनिया के सामने पेश करते रहे हैं। ये वही वेस्टर्न मीडिया का प्रोजेक्शन है। उन्होंने कभी हमास को, जब पहली बार डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड हमास की सरकार आई, चूंकि अमेरिका ने और इजराइल ने उसको रिकॉग्नाइज नहीं किया था, तो हम भारत के लोग भी पीछे रहे और दूसरे मुल्कों के लोग भी पीछे रहे। अब ये बात खुल करके सामने आ रही है कि महमूद अब्बास की कोई हकीकत नहीं है। अब मैं दूसरा एक साइकोलॉजिकल एक एस्पेक्ट बताना चाहता हूं। मिसाल के तौर पर आप अपने घर में बैठे हुए हैं, अचानक 2-4 बंदूकधारी आपके घर में आए और आपके घर के कुछ हिस्से पर कब्जा कर लें, और उसके पीछे पीछे सादा कपड़े पहने हुए कुछ शरीफ दिखने वाले लोग आए और ये कहें कि बातचीत कर लो, और वही ये फैसला कर दें कि चलो आधे पे आप रह लो, आधे पे वो रह ले। ये कौन सी बड़ी नाइंसाफी है कि जिसका घर आपने कब्जा कर लिया, ये खुल के क्यों नहीं कहते कि ये कब्जा करने वाला बाहर निकल? तो ये नाइंसाफी फिलिस्तीनियों के साथ होती रही है और इसी तरह के अमन की बातें होती रही हैं। अमेरिका के जरिए पीस टॉक्स कराने के नतीजे में कोई 1 इंच जमीन फिलिस्तीनियों को नहीं मिली है। अब इस इंटरनेशनल सिस्टम में, जिसमें यूनाइटेड नेशन की फंडिंग अमेरिका करता हो, जिसमें वो अपनी पसंद के सारे फैसले करा लेता हो, उनके हाथ में वीटो पावर भी हो, तो कौन सी इंसाफ वाली दुनिया की बात की आप उम्मीद कर रहे हैं? कहां है बराबरी? क्या फिलिस्तीनियों को कभी भी किसी मुल्क ने उनको वाकईन हक दिलाने की कोई कोशिश की? नहीं की। अब नहीं की तो उसका नतीजा आज आप देख रहे हैं ना, 33,000 लोग मारे जा चुके
दसियों लाख लोग बेघर हैं। ये पूरी दुनिया की इंसानियत की जिम्मेदारी थी, जो जिम्मेदारी नहीं निभाई गई। तो इसके नतीजे में तो ऐसी ही दुनिया, कैओस भरी दुनिया देखेंगे। हथियार बेचने वालों के हथियार बिकते रहेंगे और रोजाना अखबारों में खबरें पढ़ते रहिए, वहां अमन बातचीत हो रही है, कायरो में हो रही है, दोहा में हो रही है, यहां हो रही है, वहां हो रही है। उन लोगों को कहां कुछ मिल रहा है। आप वो वीडियो देखें कि जब एक लंबी लाइन में खाने के लिए, मदद के लिए खड़े हों और आखिरी हिस्से में जब वो खाना खत्म हो जाए और एक बच्चा खाली बर्तन से वापस आता हुआ हो, वो कुरान की वो आयतें पढ़ता हो कि या अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है जिस हाल में भी तू रख। क्या इन भूखे बच्चों की शक्लें हम लोग देख करके सुकून से हमें नींद आ जाती है? ये अगर हमें नींद आ जाती है तो हमारे अंदर कहीं कोई खराबी है। ये इंटरनेशनल सिस्टम इस तरह से चलाया जाता रहा है पिछले 70-80 साल से। तो इसमें इंसाफ दिलाने की बात तो कहीं कुछ हुई नहीं। लीडर बने और मुनाफिक बन गए, हिपोक्रेट्स बन गए। अब महमूद अब्बास को कौन फिलिस्तीनी अपना नुमाइंदा कहता है? अब हालत यह है कि इस्तांबुल में मीटिंग हुई, कहीं और जगह मीटिंग हुई, फतह के लोग भी वहां जा रहे हैं और ये कह रहे हैं कि हम अब इन्हीं के साथ हैं, हमास और जिहाद इस्लामी के साथ। तो ये एक बहुत लंबी नाइंसाफी की कहानी है जिसका नतीजा हम आप आज यहां देख रहे हैं। और मैं आपको बता दूं कि अरब स्ट्रीट पर ये आम नैरेटिव है और समझ है कि सबसे ज्यादा पढ़े लिखे समझदार फिलिस्तीनी होते हैं दूसरे मुल्कों के लोगों के मुकाबले में। इतनी टफ सिचुएशन में रहते हुए, रिफ्यूजी कैंपों में रहते हुए भी उन्होंने अपने आप को इतना संभाल के चलाया है। और अब तो उनके साथ इजराइल की वो ईरान की वो ताकत जुड़ चुकी है जो और एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस जो चारों तरफ से घेरा हुआ है इजराइल को। अब तो मैं समझता हूं दुनिया के मुल्कों को इंसाफ दिलाने के लिए जरूरी काम करना चाहिए। नहीं तो ये भी मौका अगर हाथ से निकल गया तो और कहीं और मुल्कों में कहीं ज्यादा आग ना लगे इस नाइंसाफी के नतीजे में, उससे बचना चाहिए। जी बहुत बहुत धन्यवाद। एक चीज हम देखते हैं, ये दो मुहापन, ये दोगलापन केवल हमारे अपने घर में नहीं होता है, केवल हमारे अपने परिवार में नहीं होता है, हमारे देश में होता है, हमारे समाज में होता है और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी होता है। दुनिया में भी यह दो मुहापन, दोगलापन होता है। और इंसानियत की और इंसाफ की बात तो हम सब लोग करते हैं, लेकिन हम सब लोग कहीं न कहीं से इंसाफ का, इंसानियत का गला घोटने में लगे हुए हैं और उसी का शिकार आज की तारीख में है कि हम तीसरे विश्व युद्ध का नारा तो देते हैं, तीसरे विश्व युद्ध से होशियार तो करते रहते हैं, लेकिन तीसरा विश्व युद्ध के लिए जो मूलभूत चीजें हैं, इंसानियत की रक्षा होगी कि नहीं, इंसाफ होगा कि नहीं, उसके तरफ कोई देश बढ़ने को तैयार नहीं है। सब के सब अंधी लूट में लगे हुए हैं कि हमारे यहाँ की अर्थव्यवस्था कैसे सुदृढ़ हो जाए, दुनिया जाए भाड़ में, ये सारे गरीब देश भाड़ में जाए, हमारा व्यापार कैसे चलेगा, हमारा बिजनेस कैसे चलेगा, हमारा हथियार कैसे बिकेगा। अपने यहाँ और उत्पादन नहीं करेंगे, शांति के लिए उत्पादन नहीं करेंगे, खेती के कुछ पदार्थों का उत्पादन नहीं करेंगे जो हमारी मानवता की सेवा के लिए होगा। हम प्रकृति का दोहन करेंगे, हम दुनिया में तरह तरह के ऐसे हथियार हम विपिन से भर देंगे जो सारे पर्यावरण के लिए प्रदूषित करेगा और हम सबके मानवता को नष्ट करने वाला होगा। ऐसी हालत में अभी फिलहाल जो जंग छिड़ा हुआ है, और अब तक तो छोटी सी एक धरती थी, गजा पट्टी की धरती थी, और गजा पट्टी में इनकी इतनी औकात हैसियत नहीं हो पा रही है कि जमीन पर चल करके वहां उसके 1 इंच जमीन पर ये अपने पांव रख ले। ऊपर से मिसाइल से, बाहर से, छोटा सा देश है, उसके अपने सीमित साधन है, आप उनको चाहे जितना बर्बाद कर दे, लेकिन अब थोड़ी सी बराबरी की टक्कर होती दिखाई पड़ रही है। ईरान ने जिस तरीके से इनके उसका मुंहतोड़ जवाब दिया है, आने वाले दिनों में निश्चित रूप से दुनिया के कान खड़े होने स्वाभाविक है। यह केवल डिप्लोमेटिक वार न होकर के डिप्लोमेटिक तरीके से ये सारी चीजें हमेशा हमेशा के लिए सलट जाएं, हमारी यही शुभकामना होगी, हमारी यही इच्छा होगी। हमारा बहुजन संवाद ऐसे मुहिम में लगातार
लगा रहेगा और जनता के बीच अपनी बात करता रहेगा, दुनिया की मानवता को जिंदा रखने के लिए, मानवता की रक्षा के लिए, इंसाफ दिलाने के लिए, दुनिया के